सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर और आज हम बात करने वाले हैं किंगडम मोनेरा की। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने 5 जगत वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं, जिसे R.H. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया है। और इस क्लासिफिकेशन में R.H. व्हिटेकर ने इस संसार में पाए जाने वाले समस्त जीवों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा है, 5 जगत में बांटा है। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है प्लांटी, चौथा है फंजाई और पांचवा है एनिमेलिया। और आज हम बात करने वाले हैं पहले किंगडम की, जिसका नाम है मोनेरा। अगर आप मोनेरा शब्द देखें तो ग्रीक भाषा के मोनास शब्द से उत्पन्न हुआ है। मोनास का मतलब है सिंगल या एकल। ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना हुआ हो और जो प्रोकैरियोटिक हो, वो मोनेरा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिकीय हो, यूनिसेलुलर हो, साथ ही प्रोकैरियोटिक हो, ऐसे जीवों को मोनेरा के अंतर्गत शामिल किया गया है। यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको क्लियर करना चाहेंगे। प्रोकैरियोटिक्स का मतलब क्या है कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक का अभाव होता है, सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है लेकिन केंद्रक नहीं पाया जाता है, ऐसी कोशिका को ही प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। इसका जेनेटिक मटेरियल जो है साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है। तो मोनेरा की जब हम बात करते हैं तो मोनेरा के अंतर्गत किनको शामिल किया गया है? मोनेरा के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया है। मोनेरा जो शब्द है, इस शब्द को सबसे पहले अर्नेस्ट हीकल के द्वारा 1866 में दिया गया और इसे एक टैक्सॉन से फाइलम के रूप में कन्वर्ट किया गया। एक टैक्सॉन फाइलम बनाया गया। टैक्सॉन मतलब क्या होता है? कैटेगरी, समवर्ग, ठीक है ना। इसके पश्चात कॉटन 1925 के द्वारा इसे किंगडम का दर्जा दिया गया। मोनेरा की अगर बात कर रहे हैं तो कॉटन के द्वारा इसको किंगडम का दर्जा दिया गया, जबकि R.H. व्हिटेकर के द्वारा इसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में शामिल किया गया और एक अलग किंगडम के रूप में इसको रखा गया। इसके बाद जब 6 जगत वर्गीकरण आया, कार्ल वुज के द्वारा 3 डोमेन क्लासिफिकेशन दिया गया, तो इसी मोनेरा को इनमें पाए जाने वाले आर्कीबैक्टीरिया और बैक्टीरिया को अलग अलग कर दिया गया। तो ये संक्षिप्त हिस्ट्री हो गई मोनेरा की। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि मोनेरा क्या है और उसके कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो अगर आप इसको मोनेरा को परिभाषित करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि जगत मोनेरा के अंतर्गत अत्यंत सूक्ष्म सरल प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया जाता है। अत्यंत सूक्ष्म सरल प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया जाता है जो पृथ्वी की विषम पर्यावरणीय दशाओं में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं तथा विश्व के हर जगह पे पाए जाते हैं। भाई, विषम परिस्थिति से तात्पर्य ये ऐसे स्थानों पर भी पाए जाते हैं जहां जीवन की संभावना नहीं होती, जहां 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान वाले स्थानों में पाए जाते हैं, जहां पर लवण की सांद्रता बहुत ज्यादा होती है, वहां पर पाए जाते हैं। इस कारण से इसे विषम परिस्थिति में रहने वाले जीव की संख्या दी गई है। चलिए अब अगर आगे बात करें तो 2 बात आपको समझ लेना है। सबसे पहली बात, ये प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। चलिए आगे देखें। इन एनिमल्स को प्रोकैरियोटा कहा जाता है, ठीक है। इन एनिमल्स को, मोनेरा जगत को प्रोकैरियोटा कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत केवल प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया है। दूसरा, इसे प्रोजेनॉइड भी कहा जाता है। इसे प्रोजेनॉइड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रिमिटिव फॉर्म में पाए जाते हैं। प्रिमिटिव फॉर्म में पाए जाते हैं ऐसे तात्पर्य प्रारंभिक समय में जैसे थे वैसे ही आज भी, ठीक है। तो ये प्रोजेनेट के रूप में भी इसको परिभाषित कहा गया। साथ ही जगत मोनेरा को किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। प्रोकैरियोट्स का जगत कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि किंगडम मोनेरा को प्रोकैरियोट्स का जगत कहा जाता है। चलिए ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और इसके कैरेक्टर देखते हैं। तो कैरेक्टर बिल्कुल सरल है। 5 जगत वर्गीकरण में आपने लक्षणों को पढ़ चुके हैं, कैरेक्टर्स को पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से देखिए कि ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। ये कैसे होते हैं? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। दूसरी बात, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की
इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक का अभाव होता है। जहां पर प्रोकैरियोटिक की बात आ गई वहां पर 3-4 चीजें आपको समझ लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज, सुसंगठित केंद्रक नहीं होगा, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जैसे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे 70 राइबोसोम को छोड़कर। हाँ, तो दूसरा कैरेक्टर हमने क्या बात की कि इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक का अभाव होता है और इसकी जगह पर प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है, जिसको हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहा जाते हैं। एक बात और थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पाया जाता है, जिसको न्यूक्लियाइड या फिर काइनेटोफोर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखा होगा। तीसरी महत्वपूर्ण इसकी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इनमें जो कोशिका भित्ति जो है वो उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है जो पेप्टाइडोग्लाइकान एवं पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकान और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। एक और कैरेक्टर की बात करें, इनमें सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, केवल किसको छोड़कर 70S राइबोसोम को छोड़कर 70S राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा देखिए इसके न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन, इसमें अनेक प्रकार के न्यूट्रिशन पाया जाता है। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन पोषण विविधता जो है वो मोनेरा जगत में पाई जाती है। ये स्वकोषी भी होते हैं, ठीक है, और स्वकोषी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये रसायन स्वकोषी होते हैं, रासायनिक पदार्थों से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। साथ ही ये विषमपोषी भी होते हैं, ठीक है, अर्थात ये परजीवी के रूप में भी अपना जीवन यापन करते हैं। अब आगे देखें, जैसा कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात किए थे, इसमें न्यूक्लियस कैसा होता है भाई, एब्सेंट होता है। तो फिर इसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है और यह जेनेटिक मटेरियल जो है नग्न डीएनए के रूप में पाया जाता है, नेक्ड डीएनए के रूप में पाया जाता है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जो मोनेरा के मेंबर्स होते हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, ठीक है। एक और चीज देखिए, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको न्यूक्लियाइड या जीनोफोर भी कहा जाता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक दोनों प्रकार का होता है, लेकिन मोस्टली अलैंगिक प्रजनन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या तो ये विखंडन के रूप में होगा या कलिकायन के रूप में होगा, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन के रूप में होगा या बडिंग के रूप में होता है। वहीं पर एक और कैरेक्टर की बात करें, यहाँ पर देखिए जो जेनेटिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के रूप में होता है, जहां पर दो मेंबर आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज होता है, ठीक है। चलिए आगे देखें कि अगर इनमें कसाभिका पाई जाती है, फ्लैजिला पाई जाती है, तब ऐसी अवस्था में 9+2 अरेंजमेंट नहीं पाया जाता है, 9-2 व्यवस्था नहीं पाई जाती है, इस बात को ध्यान में रखना है। साथ ही यहाँ पर जो है इनमें जो फ्लैजिला होती है वो फ्लैजिलीन की बनी होती है। फ्लैजिला किसकी बनी होती है, फ्लैजिलीन की बनी होती है, ठीक है। चलिए एक और अंतिम कैरेक्टर देख ले कि इनके कुछ सदस्य जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया आदि। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। अब हम देखते हैं मोनेरा का क्लासिफिकेशन। मोनेरा का तो वैसे अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, लेकिन हम यहाँ पर जो वर्गीकरण पढ़ेंगे वो RH विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर पढ़ेंगे और मोनेरा को पोषण के आधार पर 2 महासमूह या मेजर ग्रुप में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा है यूबैक्टीरिया। पहला क्या है, आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा है यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया के अंतर्गत प्राचीन बैक्टीरिया को शामिल किया गया है, जो प्राचीनतम काल में जिस प्रकार की परिस्थितियां थी, जिस प्रकार का वातावरण था, उस प्रकार के वातावरण में ये रहते हैं। इस कारण से ऐसे बैक्टीरिया को एक अलग महासमूह आर्कीबैक्टीरिया के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है, जबकि यूबैक्टीरिया के अंतर्गत आधुनिक बैक्टीरिया जो है वो जो सामान्य परिस्थितियों में पाए जाते हैं, ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में पाए जाते हैं, उन बैक्टीरिया को यूबैक्टीरिया के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है।
वहीं पर अगर आप देखें तो जो यू बैक्टीरिया है, उस यू बैक्टीरिया को मुख्य रूप से दो ग्रुप में बांट दिया गया है। ठीक है, दो ग्रुप में बांट दिया गया है। अब दो ग्रुप कौन कौन से हैं? सबसे पहला है बैक्टीरिया और दूसरा है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, पहला है बैक्टीरिया और दूसरा है साइनोबैक्टीरिया, या जिसको हम नील हरित जीवाणु भी कहते हैं। अगर हम आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में कुछ सिंपल सा अंतर देखें तो मैं दो अंतर के आधार पर इसको आपको क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली बात, जो आर्कीबैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल पॉलीसेकेराइड व प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट होता है। ध्यान में रखना है, पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन की बनी हुई इनमें सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकान एब्सेंट होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट है भाई? पेप्टाइडोग्लाइकान प्रेजेंट है। दूसरा अंतर देखिए, जो आर्कीबैक्टीरिया है वो विषम परिस्थितियों में पाई जाती है, बिल्कुल ऐसी परिस्थितियां जहां पर जीवन की संभावना नहीं होगी वहां पर ये पाई जाती है। लेकिन जो बैक्टीरिया है कुछ सामान्य उस तरह की विषम परिस्थितियों में नहीं पाई जाती, बल्कि ये कह सकते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में पाई जाती है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, इसे दूसरों तक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।